नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और 2024 के चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट, आखिरी बजट मोदी सरकार का आज पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। नए बजट में लगभग 1 घंटे की स्पीच में इस तरह की कोई बात नहीं की निर्मला सीतारमण ने जिससे कि आप समझें कि चुनाव सर पर है। कॉन्फिडेंस पर नजर रही और ये कॉन्फिडेंस चुनाव के बाद आने वाली सरकार का कॉन्फिडेंस दिखा। बजट भाषण में कहा भी गया कि जुलाई में 2047 तक की जिस तरह की भारत की स्थिति होगी उसका पूरा रोड मैप बनाया गया है। तो जिस तरह से ये बजट पेश किया गया, ये बजट अंतरिम बजट था। इसमें कोई भी इस तरह के फ्रीबीज देने की कोशिश नहीं की गई। इस बजट में भाषण में ऐलान किया गया कि 2014 के पहले जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था उस पर संसद में व्हाइट पेपर रखा जाएगा। साफ है कि बजट जहां मोदी के 10 साल के विजन को आगे बढ़ा रहा है, वहीं पर मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल की खोज खबर भी ले रहा है और ये ऐलान ही 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर रहा है। इस बजट में टैक्स प्रयोजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को खत्म करने का एक प्रपोजल जरूर आया है। इसके अलावा जो सोलर रूफटॉप पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो दी जाएगी अगर सोलर पैनल्स लगाए जाए रूफटॉप पर, और ई वाहनों के इकोसिस्टम को बनाने और बढ़ाने की घोषणाएं भी की गई। एलपीजी और सीएनजी में बायोगैस मिक्स करने की ज़रूरी कोशिश को कहा गया है कि इसकी कोशिश की जाएगी। और टूरिज्म के क्षेत्रों में खास करके जो आइलैंड टूरिज्म है, लक्षद्वीप की बात जो कुछ समय पहले हुई थी, उन्हें लेकर बढ़ावा देने के लिए राज्यों की मदद का ऐलान भी हुआ है। बजट में कहा गया है कि 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो खर्चा है राष्ट्र का बनाम जो उसकी आय है, उसके बीच में जीडीपी डेफिसिट 5.1% पर मेंटेन किया जाएगा। कोविड के दौरान ये मेंटेन नहीं हुआ था और खर्चे ज़्यादा थे सरकार के, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी थीं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी सरकार ने ज़्यादा किया। अब वापस से फिस्कल कंसोलिडेशन पर दोबारा एक बार नज़र रहेगी। कुल मिलाकर बजट में लोक लुभावन या चुनावी बातें तो नहीं है, लेकिन बजट को लेकर भरोसा यही है कि मोदी का विजन विकसित भारत का खाका दिखाएगा और खींचेगा, और ये विकसित खाका आगे आने वाले सालों में मोदी की सरकार ही लोगों के सामने लेकर आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, सुनिए। Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Viksit Bharat. और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ कांत, G20 के शेरपा। बहुत साल उन्होंने देखरेख की नीति आयोग की भी। थैंक यू वेरी मच अमिताभ कांत जी फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ के दर्शकों को आज ये जानना है कि सरकार कोई बड़े अनाउंसमेंट से इस बार बचती दिखी, हालांकि ये प्री इलेक्शन बजट था। सवाल सबके मन पर यह है कि ये अच्छी बात है कि वोटों के लिए कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं किए गए, या जिस तरह विपक्ष हमेशा कहता है कि शायद मिडिल क्लास के लिए दिल में कहीं दर्द ही नहीं है।
सो नविका, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट एक ऐसी सरकार का है जिसको अपने ऊपर बहुत विश्वास है और कॉन्फिडेंस से बजट किया गया है, जिसमें बिल्कुल पॉपुलिज्म नहीं है, इलेक्शन की पॉपुलिज्म नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है। घर बनाना हो, बिजली देनी हो, सड़कें बनानी हो या पाइप्ड वाटर कनेक्शन देना हो, जिसने बहुत काम कर दिया है ग्राउंड पे पहले ही 10 सालों में। तो इसमें पॉपुलिज्म नहीं है इस बजट में। दूसरा, ये एक ऐसा बजट है जिसमें सरकार की बिलीफ है मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में, और ये बहुत आवश्यक है सरकार के लिए कि हमारी इकोनॉमी, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख के बजट बनाया गया है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे रहें, और इसलिए फिस्कल डेफिसिट का क्लियर रोड मैप दिया कि अगले साल फिस्कल डेफिसिट 5.1 पे आएगा, 2025-26 में 4.5 पर आएगा, 4.5% पे। और ये मेरे विचार से बड़ा सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे फिस्कल डेफिसिट जब लो होगा मतलब गवर्नमेंट मार्केट से बोरोइंग अपनी कम करेगी, और मार्केट जब अपनी बोरोइंग सरकार कम करेगी तो इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे बोरो करके अपने अपने प्रोजेक्ट्स लगा पाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म करेगा कि प्राइवेट सेक्टर को एक इन्वेस्टमेंट ड्राइव देगा, और ये मेरे विचार से बहुत सराहनीय है। दूसरी चीज ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन है 3.4% कैपेक्स जो रखा है, वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि वो 3.3 से 3.4 बढ़ा। पर इससे क्या होगा कि ये क्राउड इन करेगा प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आना बहुत आवश्यक है। तो दोनों, ये फिस्कल डेफिसिट और प्राइवेट कैपेक्स 3.4% पे प्राइवेट कैपेक्स को पुल इन करेगा। पर जो सबसे सराहनीय कार्य है जो इस बजट में है मेरे विचार से, वो जो 1 लाख करोड़ की R&D की स्कीम है, जो 50 साल तक R&D का लोन देगा प्राइवेट सेक्टर को R&D बढ़ाने के लिए और डीप टेक करने के लिए। और ये मेरे विचार से बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत को कई सनराइज सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ में जाने की आवश्यकता है, और इससे R&D पर पुश होगा। और दूसरा कि 75,000 करोड़ जो स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे पैसा, उस पर जो पैसा दिया जाएगा उस पर भी लॉन्ग टर्म लोन का पैसा होगा। और मेरे विचार से जो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी पर पुश दिया है, सोलर रूफटॉप हो, और उसमें भी जो स्कीम दी है कि 300 यूनिट अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो 300 यूनिट का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और उसके अलावा ईवी को पुश किया है। और लॉन्ग टर्म में लॉजिस्टिक्स, मिनरल हो, सीमेंट हो, पोर्ट कनेक्टिविटी हो, इन सब की जो पोर्ट कनेक्टिविटी को पुश है, तो इंडिया की जो आपको 1 मिनट रोक रही हूं अमिताभ कांत जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फर्स्ट रिएक्शन दे रहे हैं बजट पर। इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को
11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बता रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए पैसा दिया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए और युवाओं के लिए जो किया गया है। अमिताभ कांत जी हमारे साथ बने हुए हैं और अमिताभ कांत जी, सवाल ये है कि अच्छी चीजें हुई हैं बजट में, लेकिन सवाल लोगों के मन में अब भी यही है, टैक्स का क्या, मध्य इनकम ग्रुप का क्या, नौकरियों का क्या, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड थी और जॉब्स पर अभी भी प्रेशर है। इसका आप क्या जवाब देंगे?
तो नविका जी, जैसे कि पिछले बजट्स में आपने देखा था कि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। वो 2013-14 में 1% था, वो 3.3% कैपिटल एक्सपेंडिचर ले गया। इसीलिए करीब 88,000 किलोमीटर सड़कें बनी, ट्रेन्स बनी, हमारे यहाँ हाई स्पीड बना, मेट्रोज बनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया। पर अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट किक इन हो गया है, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट किक इन हो गया है तो गवर्नमेंट को अपना कैपेक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने अभी भी 3.3 से 3.4 बढ़ाया, पर फिस्कल डेफिसिट कम किया। जब फिस्कल डेफिसिट कम करता है मतलब गवर्नमेंट अब कम बोरो करेगा मार्केट से, और इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे, और इसका मतलब है बैंक्स के रेट्स भी गिरेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग कम रेट पर मिलेगी, और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स कम रेट पर मिल पाएंगे, और इंडियन इकोनॉमी को किक ऑफ मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से। तो जो लक्ष्य ये है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऐसे ले जाइए कि जब जरूरत थी तो सरकार ने खर्च किया, अब जरूरत है प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, और इसीलिए गवर्नमेंट ये 1 लाख करोड़ R&D लाया प्राइवेट सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट इस बजट से ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स किए। अब जो रिफॉर्म्स आने हैं स्टेट्स को लाने हैं, तो 75 माइलस्टोन बेस 75,000 करोड़ रखे गए हैं कि जो जो रिफॉर्म्स लाएगा उसके लिए 75,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाएंगे। और तीसरी चीज जो आवश्यक है देश में, वो एक ग्रीन मूवमेंट आवश्यक है कि हम ग्रीन डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, और उसके लिए जो पूरा फोकस है सोलर एनर्जी और हमारे लिए रूफटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब पे, और लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम हो, इसलिए लॉजिस्टिक में पोर्ट कनेक्टिविटी हो, मिनरल्स हो, सीमेंट की कनेक्टिविटी हो, तो रेलवेज का पूरा फोकस कनेक्टिविटी पर जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। जब ऑलराउंड डेवलपमेंट देश का होता है तो मध्यवर्ती वर्ग भी गेन करेगा। जो लोग गरीबी के नीचे, उन पर तो बहुत इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग, सरकार ने घर पर, बिजली पर, सारी चीजों पर खर्चा किया, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, और इससे मिडिल क्लास हो या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, सब लोगों की ग्रोथ आगे बढ़ेगी। जाने से पहले बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगी अमिताभ कांत जी के सरकार ने कोई ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं किए लोगों को लुभाने के लिए। क्या इससे ये दिखता है कि जो टेम्पटेशन थी, जो एक हर किसी को एक लालच होता है कि कुछ वोट बटोर लो लास्ट मिनट में कुछ अनाउंस कर को, उसको रेजिस्ट किया गया है, या कॉन्फिडेंस ही इतना है कि आएगा तो मोदी ही? नहीं, देखिए, सरकार को अपने ऊपर बहुत विश्वास है। ये पॉपुलिस्ट सरकार नहीं है। तीसरी चीज, ये सरकार लॉन्ग टर्म विजन से चल रही है, 2047 की विजन से, अमृतकाल के पीरियड में कैसे भारत की ग्रोथ बढ़ाई जाए। और ये सरकार कभी भी पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लेती है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स फोकस्ड है, और इसमें इस सरकार को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये दोबारा आकर लॉन्ग टर्म बजट फिर प्रेजेंट करेगी। तो ये मेरे विचार से बहुत देश के लिए जरूरी था कि कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स ना लिए जाएं, और जिससे कि पूरी इकोनॉमी फिर से बर्बादी की तरफ जाए। वो कुछ नहीं किया ऐसा सरकार। थैंक यू वेरी मच अमिताभ कांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के व्यूअर्स को फर्स्ट कोचिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा डिबेट की तरफ चलते हैं, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आनंद रंगनाथन मेरे साथ स्टूडियो में हैं, रवि श्रीवास्तव जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ भी मेरे साथ हैं, सबा नकवी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल मनोज यादव जी को जाता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मनोज यादव जी, सवाल आपसे पूछूंगी कि बधाई देंगे कि चुनाव से पहले
कोई ऐसे फ्रीबीज का अनाउंसमेंट नहीं आया, यानी कि नहीं तो आपको कहना पड़ता कि देखो ये घूस दे रहे हैं वोटरों को। अब कम से कम आप शहजाद पूनावाला जी की सरकार को और उनकी पार्टी को बधाई दे दीजिए कि बहुत सेंसिबल बजट दिया है। सबसे पहले मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, चूंकि आपकी तबीयत खराब थी और ये जान के मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मेरे ख्याल से ठंड अधिक थी इस वजह से, तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात ठंड नहीं लगी आपने थी, जो कहा कि मुझे वो कोविड वाला वायरस लग गया था। ठंड को तो मैं झेल लेती हूँ, गर्मी भी झेल लेती हूँ। मैं भी हो सकता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं शहजाद पूनावाला जी को और पूरी बीजेपी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने 10 साल के टेनओवर का अंतिम बजट किया, जिसको मैं विदाई बजट के रूप में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और वो बातें इसलिए स्पष्ट और सामने आ गई कि सरकार के खजाने में कुछ है ही नहीं है, तो देगी सरकार जनता को क्या। और जिन बातों पे चर्चा की जा रही है, जिन बातों को देखा गया, मैं हतप्रभ हूं। और इस बात को कहते हुए मुझे तनिक सा भी संकोच नहीं है नाविका जी कि प्रधानमंत्री से लेके अर्थ जगत के विशेषज्ञ से लेके सारे मिनिस्टर से लेके मैं सुबह से सुन रहा हूं सबको, जब से बजट पेश होके सामने रिएक्शन लिए जा रहे हैं। किसी ने शिक्षा पे कोई बात नहीं की, किसी ने स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं की। और अभी देखिए अमिताभ कांत जी थे, उन्होंने शिक्षा पे कौन सी कोई एक्सपर्ट थे, उन्होंने कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चला, हम लोगों ने सुना, कोई बात नहीं करी। वो देश कैसे शक्तिशाली बन सकता है, वो कैसे विकसित भारत बन सकता है जहां शिक्षा पे कोई बात ही नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात नाविका जी, आपको याद होगा और मुझे तो बेहतर याद है, जब हम 2000 में पहुंच रहे थे, सन 2000 में 99 से, तब भी बीजेपी की सरकार थी। और उस वक्त का वो मुझे पूरी मतलब बिल्कुल मेरे सामने वो पिक्चर घूम रही है कि सारे न्यूज चैनल कह रहे थे कि भारत 2000 यानी 2020 में भारत महाशक्ति बन जाएगा। अब 48 में पहुंचा दिए। बताइए तब से शहजाद पूनावाला जी, इनको शिक्षा पर कुछ नजर नहीं आया। 2 दिन पहले शायद ये टीवी देखना भूल गए थे जब परीक्षा पे चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री ने 2-2.5 घंटे स्टूडेंट्स के साथ बिताए, पर शायद उस दिन टीवी इनका चल नहीं रहा था। जवाब दीजिए शहजाद जी। देखिए, जिनकी शिक्षा की परिकल्पना केवल कट्टा चलाने की ट्रेनिंग देने की हो और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का हो, तो ऐसे लोगों को वैसे ही शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमें तो पता है ना कि पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से चाहे IITs हो, IIMs हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 700 की गई हो, चाहे मेडिकल सीट्स को दुगने किए गए हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम किया गया हो, ये सारी चीजें हुई है। परंतु आज देखिए, ये बजट ABCD वाला बजट है, क्योंकि शिक्षा की बात हुई है तो वर्णमाला में ये ABCD का बजट है। ABCD का मतलब क्या है? A फॉर आत्मनिर्भर भारत को बनाने की ओर एक प्रबल कदम, जो पहले भी लिया गया है और आनंद रंगनाथन बैठे वो बताएंगे कि एक समय पर हम डिफेंस के मटेरियल को इंपोर्ट करते थे, आज 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी आत्मनिर्भरता के चलते आज टॉय कंपनीज जो है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में होती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। B फॉर बिल्डिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछली बार 10 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसलिए दुगने रेट से हाईवे, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें बन रही है। अब हमने इसको और भी गति देने के लिए और भी इसका बजट बढ़ाया है। C फॉर कंटिन्यूटी। देखिए नाविका जी, एक आप तो क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, हमेशा एक चीज कही जाती थी कि गुड इकोनॉमिक्स मेक्स फॉर बैड पॉलिटिक्स। और सबा नकवी जी भी हमारे साथ बैठी, आपको याद होगा कि ये बहुत आम बात हो गई थी। पर मोदी इज द फर्स्ट पर्सन who has not only given pro-incumbency का narrative but also good economics can lead to good politics. ये आज ये C for continuity and D for development, मतलब विकसित भारत बनाने की ओर। और विकसित भारत तब बनता है जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाता है, जब अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें पर ले जाया जाता है, जब बुनियादी चीजों से लेकर टॉयलेट बनाने की बात हो या स्कूल बनाने की बात हो, से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए इसरो में इन्वेस्ट करने की बात हो, तो
आम आदमी को क्या ABCD लाभ बजट दे रहा हूं है ये और बताओ। मैं शुभकामनाएं ABCD देता हूं क्यों पढ़ा निर्मला रहे जी भाई? को कि उन्होंने नारी शक्ति कैसे हो सकती है उसका एक बहुत ही अच्छा परिचय दिया। आप भी चैनल चलाती हैं, पूरे चैनल को आप भी नारी शक्ति का प्रतिबिंब, सभा नकवी विश्लेषण में नारी शक्ति का प्रतिबिंब, अरे और मैं निर्मला जी लगातार इस देश के बात को बजट को आपसे कह संभालने रहा में हूं कि नारी शक्ति आप का आम प्रतिबिंब। आदमी के लिए क्या चलिए, कर रहे लेकिन हैं? तहसीन पूनावाला उसको जी, टैक्स तहसीन से कैसे पूनावाला राहत जी, दे रहे सवाल हैं? सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी कि तेलंगाना मॉडल और कर्नाटका मॉडल नहीं हुआ चुनाव से पहले? कोई फ्रीबी नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस मोदी हैं, वही गारंटी काफी है, और बजट ऐसा कि हम आ रहे हैं, जो हमारा काम है वो हम अगले 10 साल क्या 2047 तक करेंगे। ये कॉन्फिडेंस नजर आया, हमें तो नजर आया, आपको नजर आया कि नहीं बजट में? नमस्कार नाविका जी। अव्वल तो मैं भी मनोज भाई की तरह आपको ढेर सारी आपकी स्वास्थ्य ठीक हो इसकी कामनाएं करता हूँ एंड वेलकम बैक, वी मिस्ड यू। और हाँ, मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है मेरे भाई मनोज भाई को भी और रवि भाई को भी पूरा कॉन्फिडेंस है 2047 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलेगी, क्योंकि हमने चंडीगढ़ में देखा उसका सैंपल कि जो उन्होंने चुनाव जीता किस तरह से चुनाव के रिजल्ट्स पलटे गए। तो हम पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही चलेगी, जीतेगी भी विपक्ष तब भी चुनाव रिजल्ट्स पलटे जाएंगे, लेकिन वो आज डिबेट का विषय नहीं है। ये भी मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, कर्नाटक और तेलंगाना मॉडल नहीं यूज हुआ, क्योंकि जो सरकार की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिनके पूर्व चेयरपर्सन अभी बैठे हुए थे आपके साथ, उसी रिपोर्ट ने बताया सबसे ज्यादा देश में इन्वेस्टमेंट अगर किसी सूबे में है वो कर्नाटका है, और जो नए आंकड़े में सबसे कम बेरोजगारी हो तेलंगाना में। कोई बात नहीं, हम छोड़ देते इन चीजों को। हमें भाजपा के प्रवक्ता ने ABCD बताया, डी फॉर डेवलपमेंट। मुझे बता दे, सबसे अधिक भारतीय ने अपना पासपोर्ट क्यों छोड़ा, सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल क्यों भारत छोड़ते जा रहे, इसके अलावा सबसे ज्यादा लोग जो इलीगली वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों जा रहे, इलीगली? तहसीन पूनावाला, कम से कम इतना तो मान जाइए कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको आप कहते हैं। लेकिन आनंद रंगनाथन, इन्हें चिंता है पासपोर्ट वालों की जो बाहर चले गए हैं। अब इस चिंता का क्या किया जाए? चिंता जायज है। नीरव मोदी जी भागे हुए हैं, तहसीन को चिंता है, मैं मान सकता हूं उनका। ये माल्या भी भागे हुए हैं, तो ये इनको नहीं, मतलब ये छोड़ के जा रहे हैं, चिंता हो रही है। पहले तो नाविका जी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कोविड को चौथी बार हराया। मतलब रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई है, वैसे हैं आप पंजाबी, लेकिन देखिए 2-3 चीजें। एक तो क्या आप, पहले आपसे ही सवाल कर लेता हूं, क्या आप मोदी जी को विजनरी मानती हैं? लोग मानते हैं, मैं जो मानती हूँ वो जरूरी नहीं है, लोग क्या मानते हैं ये जरूरी है। तो विजनरी का मतलब जो 2047 की तक की बात कर रहा है, तो वो विजन तो रख रहा है। तो ये कहना कि इलेक्शन से पहले की बजट में कोई पॉपुलिज्म नहीं था, मोदी जी इतने विजनरी हैं कि वो 5 साल पहले ही ऐसी बजट ला चुके हैं कि 2024 में पॉपुलिज्म की बजट ना दिखे, इसलिए पहले ले आता हूं। देखिए, बहुत काम किए हैं इस सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आपके पैनलिस्ट ने बोला कि गरीबों के लिए क्या किया, अब वो सुनाते सुनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन आपको संक्षिप्त में बता दूं कि 100 मिलियन गैस कनेक्शंस दी, 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, 260 मिलियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए, 40 मिलियन घर बनाए, 430 मिलियन मुद्रा लोन्स दिए। अगर ये सब करने के, उसमें से 70% लोगों को पिछड़ी कम्युनिटीज को मिले हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप कहें कि मोदी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, तो आप कौन से प्लेनेट पे रह रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी के साथ ही आप जान सकते हैं कौन से प्लेनेट पे रह रहे हैं। लेकिन ये कहना कि मोदी जी ने पॉपुलिज्म में इंडल्ज नहीं किया, ये भी गलत है, क्योंकि पहले आप डिफाइन करें फ्रीबी क्या है, पॉपुलिज्म क्या है, वेलफेयरिज्म क्या है। तो इसको अगर आप डिफाइन करें तो ये पाएं कि ये जो चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, ये वेलफेयर में आता है। इसको कई लोग पॉपुलिज्म कहते हैं, मैं नहीं मानता उसको। जहां मैं मानता हूं पॉपुलिज्म है, वो मोदी जी ऑलरेडी कर चुके हैं। किसान सम्मान निधि जो 7,000 रुपए देते हैं, जो 67,000 करोड़ एवरी ईयर जो जा रहा है किसान सम्मान निधि में, जो कि MSP हर बार बढ़ता जा रहा है, जो कि फार्म रिफॉर्म्स लाने वाले थे पूरे सेक्टर को ठीक करने के लिए, वो रिपील किए गए। वो है पॉपुलिज्म, वो है एंटी नेशनल एक्टिविटी। लेकिन उसमें असमंजस देखिए कि सारा ऑपोजिशन उनके साथ था, सारा ऑपोजिशन चाहता है कि मनोज यादव जी फिर हाथ उठा रहे हैं। मनोज यादव जी, क्या दिक्कत है?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल देखिए, कहा गरीबों के लिए जो काम किए उन्होंने गरीबों के लिए बता दिए, अमीरों के लिए क्यों नहीं बताया। 3% लोगों के पास 75% दौलत चली गई, 10% लोगों के पास 57-57.5% दौलत चली गई। इसका जिक्र कब करोगे? असमानता कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप किसी को तो सिर्फ टॉयलेट की बात करते हो, किसी को तो सिर्फ एक सिलेंडर की बात करते हो जो सिलेंडर भी नहीं भरा पा रहा है। रिफिलिंग की बात तो बता दो, या आप ही बताओगे? मतलब सब अच्छा अच्छा बताने के लिए बैठते हैं क्या भाई साहब? कम से कम वो आंकड़े बताइए जो देश की जनता सुनना चाहती, देश की जनता जानना चाहती। काउंटर कर रहे हैं आनंद रंगनाथन, आपको काउंटर कर रहे हैं। आप उसके जो तकलीफें हैं, उसकी जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में वो आप जवाब दो। जो आप कह रहे हैं इनइक्वालिटी बढ़ी है, तो मनोज यादव जी से मैं पूछूंगा कि आ रही हूं शहजाद जी। या मनोज यादव जी नमस्ते, जीनी कोफिशिएंट क्या होता है? ये आउट ऑफ सिलेबस आप सवाल पूछ रहे हैं, गलत बात। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं इनको ये बता दूं, जीनी कोफिशिएंट ये नापता है कि इनइक्वालिटी बढ़ी है कि घटी है। तो जीनी कोफिशिएंट में ये पाया गया है कि इंडिया की पिछले कुछ सालों में इनइक्वालिटी घटी है। तो ऐसे झूठ बोलना, फेक नैरेटिव देना, कुछ भी कहना, कुछ नहीं हुआ, ये आजकल डेटा और फैक्ट्स का वो है। शहजाद अभी मुझसे बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा डेटा है, लेकिन शहजाद जी इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं रवि श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। रवि श्रीवास्तव जी, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर देखा है, प्राइवेट सेक्टर देखा है, गवर्नमेंट सेक्टर देखा है। सबसे पहला तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी कि कोई भी लॉलीपॉप नहीं दिया गया, और ये एक बहुत बड़ा लालच होता है किसी भी सरकार के। आप यूपीए की सरकार देख लीजिए, फार्म लोन वेवर, फलां ढिमका, कुछ ना कुछ इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट होता है, और ये हमारी ट्रेडिशन रही है पॉलिटिक्स में, सरकारों में। वो नहीं किया, क्या इस बात के लिए बधाई देंगे मोदी जी को? नाविका जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये एक इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट के अंदर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। इंटरिम बजट के अंदर इस तरह का कोई काम करना कि कोई फ्री बीज ऐड करना, कोई लॉलीपॉप ऐड करना, या कोई नई वेलफेयर स्कीम ऐड करना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये सरकार पर एक पैदाइश कब की है? पिछले 5 साल में ही पैदा नहीं हुआ? नहीं, मैं बहुत साल पहले पैदा हुआ था और अभी तक चल रहा हूं। तो आपने पहले नहीं देखा ये सब? नहीं, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें गलत हैं। अगर वो करते भी तो वो गलत होता, उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कोई अगर पॉपुलिस्ट मेजर अगर वो लेके आते, क्या जरूरत थी पॉपुलिस्ट मेजर लाने की? 80 करोड़ की आबादी तो फ्री राशन में जी रही है। आप केजरीवाल जी को, आप केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने तो फ्री बिजली, फ्री पानी पर पूरी अपनी पॉलिटिक्स खड़ी की है। क्यों शहजाद पूनावाला जी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये सब चीजें देने के बाद भी दिल्ली का बजट सरप्लस मैं बाहर से स्काइप से जुड़ा हूं, तो मुझे शहजाद जी आज तो रवि श्रीवास्तव जी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोदी जी को कि अच्छा किया, पॉपुलिस्ट और लॉलीपॉप टाइप का बजट नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं इसका जवाब दूंगा, पर मेरी बात तब सुनाई देगी यदि वो बोलना बंद करे, वरना तो मेरी बात दब जाएगी। मैं स्काइप से हूं। तीसरे दर्जे का गणित नहीं पास कर सकते, ये है शिक्षा का स्तर। आप आईआईटी आईआईएम की बात करते हैं, उस बात करिए। रवि जी जवाब भी आ रहा है, जवाब भी सुन लीजिए। शहजाद। नाविका जी, ऐसा है कि पॉपुलिस्ट राजनीति वो करते हैं जो वोट और पॉपुलेशन में कहीं खड़े नहीं हो पाते हैं। हम लोग तो है ही पॉपुलर, तो हमें पॉपुलिस्ट पॉलिसी लाने की आवश्यकता नहीं। अब इनको देखिए, कर्नाटका में इनके विधायक ने धमकी दी है कि हम तो 24 में अगर आपने वोट नहीं दिया, तेलंगाना और कर्नाटका दोनों में धमकी दी है कि यदि नहीं दिया वोट हमें 24 में, तो ये सारी स्कीमें बंद हो जाएगी। तो इसी प्रकार की स्कीम में लाते हैं, ये तो फर्जी गारंटियां हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से हिमाचल का दिवाला निकाल दिया कि 15,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। राजस्थान की भी तिजोरी खाली कर दी थी, और कर्नाटका में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं बचे। ये डीके शिव कुमार ने बोला, पर मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं 2 टिप्पणी करना चाहता हूं। अभी जो आनंद रंगनाथन जी कह रहे थे, क्योंकि आपके दर्शक हिंदी के हैं, जिनी कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि जो हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब कि जिनके पास है और नहीं है, उनके बीच का अंतर। पिछले 9 वर्षों में इस जिनी कोएफिशिएंट में 0.47 से लेकर अब 0.40 मतलब गिरावट हुई है। इसका मतलब इनइक्वालिटी घटी है। दूसरी बात, 30% ऐसे टैक्स पेयर थे जो लोएस्ट कैटेगरी में थे, आज वो ऊपर की कैटेगरी में आए। इसका मतलब यूरोप के आंकड़े निकालिए जीनी कोएफिशिएंट के, भाई साहब आपको पता लग जाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल यही होता है, यही होता है एस्पिरेशनल इंडिया, यही एस्पिरेशनल इंडिया है। बना दिया। अब आप यूरोप से कंपेयर कर रहे हैं, हो गया, ये अचीवमेंट हो गया। अरे 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से
यही सोच तो भारत में लाने की जरूरत थी, यही सोच भारत में लाने की जरूरत। सबा नकवी, नहीं एक मिनट, इससे पहले कि आप दूसरा सवाल पूछे, सबा नकवी जी से पूछूंगी। सबा नकवी मेरे साथ ऐसा बॉटम लाइन, मेरी बात को क्यों काट दिया आपने उनके इंटरप्शन के चक्कर में? अच्छा आप अपनी बात खत्म करें। नाविका जी मेरी बात भी कट देखिए ऐसा है, टेक्निकल पॉइंट्स बोलने हैं। देखिए मैं इसलिए बीच में आना चाह रहा था क्योंकि अभी आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि किसानों को जो हम सहायता देते हैं उनके इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए, चाहे वो एमएसपी के रूप में हो जो हमने दुगनी करके दी है, चाहे किसान सम्मान निधि हो। आनंद रंगनाथन जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, पीएलआई स्कीम में भी तो सब्सिडी मिलती है, इनपुट सब्सिडी मिलती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तब आप उसको एंटी नेशनल नहीं बोलते। और उससे 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और उससे जॉब पैदा हुई है। तो अगर एप्पल आईफोन की कंपनी लगाने के लिए पीएलआई मिलती है तो किसानों को भी मिलना चाहिए। ये केवल मेरा सैद्धांतिक आपसे पॉइंट है। सबा नकवी जी, सबा नकवी जी, सवाल ये है कि मोदी जी पॉपुलर है लेकिन पॉपुलिस्ट नहीं हुए बजट में, और क्या ये एक बड़ा डिफरेंस है इलेक्शन ईयर के पहले जिस तरह बजट हुआ करते थे और आज का जो बजट है, इससे आपको राजनीतिक कॉन्फिडेंस की क्या स्टोरी नजर आती? नविका कंग्रेचुलेशन, मुझे पता ही नहीं था कि आपकी तबीयत खराब थी और मैंने सबसे सुना। मुझे कोविड हुआ था, सिर्फ चौथी बार अब आदत सी पड़ गई है। और शहजाद ने तो आपको क्या झांसी की रानी बुला दिया, तो मैं बस बीजेपी को कोई वजह नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट ना हो। देखिए ये तो साफ है, मैं कह रही हूँ सीधी बात। लेकिन क्योंकि, और ना तो मैं इकोनॉमिक्स में कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन राजनीति मैं समझती हूँ कोई वजह नहीं है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट हो, पूरा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि आपने मुझे ये न्योता दिया है, अवसर दिया, मैं एक छोटी सी बात कह लूं, और मैं किसी की तू मैं भी नहीं करना चाह रही हूँ, कि हिंदुस्तान में भाजपा से भी और उससे पहले भी हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजटरी एलोकेशन बहुत कम दिया है। यही कारण है कि हमारे आसपास के जो कंट्रीज है, श्रीलंका, अब बांग्ला, और हमारा इकोनॉमी बड़ा है, हमारा इकोनॉमी बूम करता है। और ये बीजेपी ही नहीं, ये कांग्रेस ने भी किया कि हमने जो हिस्सा सिक्योरिटी भी किया, हेल्थ और एजुकेशन में नहीं किया, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब चीजों में हम पीछे रह गए हैं। तो मुझे अवसर मिला रिसेंटली किसी की किताब की लॉन्च पे जाने के। एक स्कॉलर हैं जिन्होंने कंपैरिजन किया था पब्लिक हेल्थ पर, और मैं मॉडरेट कर रही थी, और मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि श्रीलंका की महिलाएं हमसे लंबा जिंदा रहती, बांग्लादेश की महिलाएं हम रानी लक्ष्मीबाई से लंबा, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है। और ये सैनिटेशन, हेल्थ और इन सब चीजों में जो गरीब के लिए होता है, लो कॉस्ट सॉल्यूशंस में हमने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं बस यही कहूंगी, मैं बहस भी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें ना तो कुछ राजनीतिक की गुंजाइश है जी। टॉयलेट्स के बारे में इस देश में 70 साल किसी ने सोचा ही नहीं था। नाविका जी, वो अब शुरू हुआ। जी नहीं, मैं खुश हूं कि टॉयलेट्स के बारे में किया जा रहा है, लेकिन मैं बस ये हमारा भारत के स्तर इन चीजों पर बहुत कम थे, लेकिन जवाबदेही तो थोड़ी बहुत तहसीन पूनावाला जी पहले की सरकारों की भी है। नाविका जी, सच्चाई तो ये है कि जिन राज्यों में, अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट ध्यान से पढ़े या किसी भी हेल्थ, फैमिली ऑफ हेल्थ अफेयर्स की रिपोर्ट ध्यान से पढ़े, महिलाओं के विषय में इसी सरकार की, जिन राज्यों में महिला सबसे ज्यादा एनेमिक है, सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होती, सबसे खराब आंकड़े गुजरात के, सबसे खराब आंकड़े पूरे देश के अंदर, सबसे अच्छे आंकड़े ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पूरे देश के अंदर केरला के अंदर है। मैम, आप कह रहे थे कि शहजाद कह रहा था कि हमने किसानों की मदद की। किसानों को जो प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना से पैसे मिलते हैं, जो उनको भत्ता मिलता है, वो सिर्फ लैंड ओनर्स को मिलता है, लैंडलेस लेबर जो एक्चुअल में गरीब है उनको नहीं मिलता है। तीसरी चीज, शहजाद ने बताया कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज बढ़े सरकार में, ये अमिताभ कांत जी ने बताया, एक्चुअली नहीं बढ़े। जो यूपीए के 10 साल थे और इस सरकार में डिफरेंस 10.8 और 10.5 का है। इसका मतलब ये है कि जीएसटी के कलेक्शन से बढ़ने से टैक्स का भार गरीबों पे आया है, पैसे वाले लोग कम टैक्स भरे, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता। चौथी बात, शहजाद कह रहे थे हमने सबसे ज्यादा लोगों को, विजय माल्या जो आपकी सरकार की पैदाइश है, मेरे पास समय कम है, लंबा लेक्चर नहीं, लेकिन आनंद रंगनाथन रिबट कर रहे हैं।
नहीं, एक तरह से रिबट नहीं, क्योंकि इनके डेटा फॉल्टी नहीं है, थोड़े से सिलेक्टिव हैं। जब ये ग्रॉस टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो जब टैक्स कट देती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का इंसेंटिव है, नज है, तो वो टैक्स कलेक्शंस कम होंगे लेकिन प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ये आप बताना भूल गए। नंबर 2, आई थिंक सभा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये बहुत तहसीन प्लीज अलाउ मी बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज बीन तहसीन प्लीज बिकॉज़ अगर वो होता है लेबर पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ता, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता, वो गिरा, वो एग्रीकल्चर में बढ़ा है, इसलिए आप उसमें ओके तहसीन, आनंद अपनी बात करें। देखिए, एक सेट हमारे पास पैसा है, पोटली है, उसमें से उस पोटली में से पैसा जाएगा हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज में। आप सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करे, हर चीज गवर्नमेंट सारी सैलरी दे, प्राइवेट सेक्टर ना बने, लेकिन हेल्थ पे ज्यादा स्पेंड हो, एजुकेशन। ऐसे नहीं होता भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही अगर आप देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी हेल्थ और एजुकेशन की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, जनरेट ज्यादा पैसा करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट भी हेल्थ और उसकी तरफ करेंगे। अगर जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऑपोजिशन कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन मत करो, अगर ऑपोजिशन कह रहा है फार्म रिफॉर्म्स मत लाओ, तो कैसे इतना पैसा आएगा कि हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे? बिल्कुल, और यही सवाल मनोज यादव जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या विपक्ष कभी भी सरकार के साथ बैठकर भारत के आर्थिक ढांचे को बेहतर बनाने की बात कर सकता है, या इस जीवन में शायद हम लोग इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं देख पाएंगे जहां एक दूसरे के साथ देश को आगे ले जाने की बात हो, सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो? बिल्कुल नविका जी, महत्वाकांक्षाएं जो सरकारें हैं, जो अपने आगे दूसरे को नहीं बेहतर बनाना चाहते, वो बेहतर मुल्क नहीं बना सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि 85 करोड़ लोगों को अगर राशन देना पड़ रहा है तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी तो उनको देना पड़ेगा। उसके लिए सरकार के पास स्कीम्स क्या हैं? कितना बेहतर शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितना बेहतर किया स्वास्थ्य का? आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ भ्रमित करने वाली हैं। मैं तो सिर्फ अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि अब आपको 47 में पुनः बजट पेश करने का अवसर मिलेगा। इससे पूर्व मुझे नहीं लगता है कि अब आप बजट पेश करेंगे, क्योंकि आपके पास अब कोई दूसरा मोदी नहीं मिलेगा। कई दशकों तक जो थे वो अपना काम कर रहे, दिखा रहे। अंतरिम बजट में उनके पास, उनकी झोली में कुछ भी नहीं था। देखिए, ऐसा है कि 14, 17, 19, 22 के बाद 23 और बाईपोल में भी यही राग अलापते रहे समाजवादी पार्टी के लोग, परंतु जनता इनकी बात को स्वीकार नहीं रही है। जहां तक बात है सोशल वेलफेयर का, तो इस सरकार ने 90 लाख करोड़ सोशल वेलफेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया है। यूपीए ने 10 साल में 45 लाख करोड़ खर्च किया था। और हम केवल आउटले नहीं, आउटकम के लिए भी काम करते हैं। इसीलिए 38% सैनिटेशन कवरेज आज 100% है। इसीलिए जो 3 करोड़ नल से जल थे आज 11 करोड़ बन चुके हैं। हम आउटकम पर भी चिंता करते हैं, आउटले पर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले कि मनोज जी, तहसीन जी, रवि श्रीवास्तव जी, जनता तय करे कि कौन आएगा और कब आएगा, वो एक याद करा दूं आपको, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जनता तय करेगी कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा, छोड़ देते हैं जनता के ऊपर ही। आज बस हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।